आईसिस भी इसी तरह से काम करता है। बाकायदा आईसिस में भी रिक्रूटमेंट्स होते हैं, आईसिस में भी एचआर होते हैं, आईसिस में भी पैसा जुटाने वाले होते हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। जैश भी ऐसा ही काम करता है। जैश में भी बाकायदा ट्रेनिंग देने से लेकर पैसा जुटाने से लेकर भर्ती करने तक सारे विभाग हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। तालिबान भी ऐसा ही काम करता रहा है। और अगली तस्वीर दिखाइए। बोको हराम का काम करने का तरीका भी यही है। अब मैं आपको दिखाऊं दुनिया के कौन कौन से बड़े देश, बहुत से देश जिसमें इस तरह के आतंकी संगठन हैं और वो कैसे काम करते हैं, इसके बाद आपको बताऊंगा। ये आप देख रहे हैं ग्लोब में, दुनिया के नक्शे में। मैं सबसे पहले आपको दिखाऊं इराक सीरिया में आतंकी संगठन आईसिस, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अलकायदा, और पाकिस्तान में लश्कर तैयबा भी है, अफगानिस्तान पाकिस्तान में तालिबान भी है, नाइजीरिया में बोको हराम है, फिलिस्तीन में हमास है, लेबनान में हिजबुल्लाह है। अब आप देख रहे हैं ये सारे संगठन फल फूल रहे हैं। क्यों, कैसे? इनका विजन एक है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए धर्म का चोला ओढ़ लेते हैं और उसके बाद उन्हें धर्म के नाम पर गुमराह करते हैं, लेकिन इनका मकसद सिर्फ अपना धंधा चलाना है। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हमास के आतंकी हैं जो घुस रहे हैं इजराइल के अंदर बंदूक लेकर। उसके बाद देखिए इस गाड़ी पर अटैक किया है, गाड़ी पर बंदूकों से हमला किया। ये लड़ाके मारे जाएंगे, ये घुस गए इजराइल में, इन्हें इजरायली सेना ठोक देगी। इनका इतना ही मुकद्दर है, इतने दिन की जिंदगी है। अगली तस्वीर दिखाई। ये 6 कमांडर ढेर हो चुके, जो मैंने आपको दिखाया ये एक पिरामिड की तरह है। 6 कमांडर ढेर हो गए, ये मारे गए। इस्माइल जो आका है वो आखिरी तक जिंदा रहेगा। ये कैसे एक कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह काम करते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए ये ऊपर आप पिरामिड देख रहे हैं, पिरामिड इसी तरह का इन सब का नेटवर्क है। चाहे उस तरफ आप हाफिज सईद देख लीजिए, इधर हमास का नेता इस्माइल देख लीजिए, बगदादी देख लीजिए या बिन लादेन देख लीजिए। कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह टॉप बॉस होता है इनका एक मुखिया अपने नीचे 4 कमांडर रखता है। जो 4 कमांडर है यहां तक तो मार दिए जाते हैं, मुखिया बचा रहता है, वही मौज करता है। उसके नीचे देखिए, उसके नीचे 4-8 और लोग, उनमें भर्ती करने वाले, जिन्हें रिक्रूटमेंट करने वाले भी आप सुनते हैं कभी हिजबुल का रिक्रूटर मार दिया गया जो भर्तियां कर रहा था। ये लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं भर्तियां करने के लिए। आईसिस का तो इतना काम था कि आईसिस भर्तियां भी करता था सोशल मीडिया के जरिए, एचआर भी होता था जो पैसा डिसाइड करता था। एक ब्राइड डिपार्टमेंट भी था, जो लड़ाके आतंकी वहां पहुंचते थे उनके लिए लड़कियां खोजना, दुल्हनें खोजने का काम करते थे, उनके रहने का इंतजाम करते थे। ट्रेनिंग देने वाले भी कमांडर, फंड जुटाने वाले भी होते हैं, उसके नीचे सब फाइटर होते हैं, वो आतंकी जो मारे जाते हैं सबसे ज्यादा कीड़े मकोड़ों की तरह। इस तरह से इनका हायरार्की सिस्टम काम करता है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल वीके दत्ता साहब जुड़ रहे हैं। दत्ता साहब, मेरा सवाल आपसे यह है, अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही है, कि आतंकवाद एक मकसद और विजन का चोला ओढ़े रहता है धर्म के नाम पर, लेकिन यह एक धंधे की तरह चल रहा है, इसलिए इसे कोई खत्म नहीं कर पा रहा है, ना मुखिया खत्म करना चाहता है क्योंकि उसकी दुकान चल रही है। मुद्दा क्या वो रिलीजियस है, इकोनॉमिक है या एथनिक है, उस मुद्दे को आगे ले जाने के लिए आपको लीडर चाहिए। वो लीडर जो है उसके साथ में एक पूरी प्रोपेगेंडा मशीन होनी चाहिए ताकि लोगों को अपने साथ जोड़ सके। और जब लोग साथ में जुड़ जाएंगे आपको फंडिंग चाहिए। फंडिंग कहां से आएगी? आप पैसा उगाही करेंगे, आप डोनेशंस लेंगे कि बाहर के मुल्कों से पैसा मंगाएंगे, तो इस प्रकार आप पैसा इकट्ठा करेंगे। जब पैसा आ जाएगा तो आप हथियार असला खरीदेंगे और हथियार असले का इस्तेमाल करके उस गवर्नमेंट या उस मुल्क के साथ आप लड़ने की कोशिश करेंगे जिसके खिलाफ ही आप मुद्दा चला रहे हैं। कि कोई भी बड़े मूवमेंट जो दुनिया में हुए हैं उनका जो लीडरशिप है वो हमेशा मौत मारता है और नीचे वाले लोगों को मरने के लिए छोड़ देता है या उनके माध्यम से उसको मूवमेंट को चलाता रहता है। तो इसलिए ये आप बिजनेस समझ के चले। आप कहीं भी दुनिया में देख ले, चाहे आईएसएस हो, हमास हो, हिजबुल्लाह हो, वो सारे के सारे जो लोग हैं वो इस कार्रवाई के तहत पैसे की उगाही कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं और आगे चल के उसका जो है नाजायज फायदा उठा रहे हैं। दत्ता साहब जो बात कह रहे हैं, मारा कौन जा रहा है? आम सिविलियन, आम नागरिक, फिलिस्तीन में रहने वाला आम इंसान मारा जा रहा है, बेघर हो गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं, आतंकी मौज में है, आका विदेश में है, लोग गाड़ियों से निकल कर जा रहे हैं दक्षिणी गाजा की तरफ। दक्षिणी गाजा पर पहुंचने के बाद वो इजिप्ट की तरफ देख रहे हैं, मिस्र की तरफ इस नजर से देख रहे हैं कि शायद उन्हें अंदर बुला ले। देख रहे हैं ये मिस्र के बॉर्डर पर बहुत से ट्रक्स खड़े हैं जो अंदर आना चाहते हैं, सामान लेकर आ रहे हैं। ये वो ट्रक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये गाड़ियों का लंबा काफिला इंतजार में है कि बॉर्डर खुले तो हम दाखिल हो, लेकिन बॉर्डर बंद है।
अगली तस्वीर दिखाई। इस बीच बॉर्डर पर देख रहे हैं ये लोग जो पहुंच रहे हैं, जो इंतजार में है, देख रहे हैं सामने गेट है, गेट पर लोग इंतजार कर रहे हैं कि इजिप्ट का बॉर्डर खुल जाए तो हम अंदर एंट्री करें। इजिप्ट ने बॉर्डर बंद कर दिया। मुस्लिम मुल्क साथ तो खड़े हैं, लड़ने को भी तैयार है, लेकिन किसी को रखने को तैयार नहीं है। और ये देखिए इस बीच इजराइल ने इजिप्ट बॉर्डर पर धमाका कर दिया जहां लोग इंतजार कर रहे थे। सवाल यह है कि आखिर जो लोग फिलिस्तीन में रह रहे हैं और जो जाना चाहते हैं, वो दरअसल उन्हें मुस्लिम देश क्यों नहीं स्वीकारने को तैयार है? जो लड़ाई करने को तो तैयार है, लेकिन इन्हें रखने को तैयार नहीं है। इजराइल के पलटवार से फिलिस्तीन संकट में, उत्तरी गाजा खाली करने के आदेश दिए जा चुके हैं। 5 लाख फिलिस्तीनी उत्तर गाजा से दक्षिण गाजा की तरफ चले गए। कई मुस्लिम देश फिलिस्तीन के समर्थन में बयान दे रहे हैं, लेकिन फिलिस्तीनी नागरिकों को शरण देने को तैयार नहीं है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, जॉर्डन का जो हिजबुल्ला है वो बम तो फेंक रहा है इजराइल की तरफ, लेकिन जॉर्डन ने फिलिस्तीनी नागरिकों को शरण देने से इनकार कर दिया। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने शरणार्थियों को खतरा बताया है। जॉर्डन के साथ ही मिस्र भी शरणार्थियों को आने नहीं दे रहा है। रेगिस्तान में, मिस्र के रेगिस्तान में रहने को रखने को तैयार नहीं। मिस्र ने कहा है कि उनको उनकी मदद करने की अपनी सीमाएं हैं। 90 लाख फिलिस्तीनी प्रवासी पहले से मिस्र में रह रहे हैं। सूडान, सीरिया, यमन, लीबिया में भी फिलिस्तीनी रिफ्यूजीज पहले से रह रहे हैं। जंग के बीच कोई भी देश शरणार्थियों को अभी शरण नहीं देना चाहता है, यह है हकीकत। एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर भविष्य क्या है इजराइल और फिलिस्तीन का? क्या भविष्य यह है कि ये 2 अलग मुल्क बन जाएं, या 2 अलग मुल्क बनने के बाद भी ये शांति से नहीं रह सकते? सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं विदेश मामलों के जानकार रविंदर सचदेवा साहब। कोई नहीं है, परंतु कुछ 50% कुछ थोड़ा बड़ा माहौल क्रिएट किया जाएगा, पर समाधान कोई कुछ नहीं। क्योंकि देखिए, अगर पैलेस्टाइन का स्टेट बनना है, जो कि एक वाजिब डिमांड है, भारत भी सपोर्ट करता है, अमेरिका भी, यूएन भी, दुनिया भर कहते हैं पैलेस्टीन की स्टेट होनी चाहिए, तो इस मसले का समाधान बहुत ही मुश्किल है। और इस समय भी जो ये इजराइल गाजा पे वॉर कर रहा है, इसका भी कोई आउटकम नहीं है। इजराइल कितने हमस को कैसे निकाल देगा? 40,000 अगर हमस हैं फाइटर्स, एक आतंकी के पीछे करीब 5 सपोर्ट हार्डकोर होते, दैट मींस 2 लाख हमस हैं। अब 2 लाख हमस को मारने के लिए अभी भी आप देख रहे हैं, जब कोई भी बॉम्बिंग्स हो रही है, कुछ सिविलियंस मारे जा रहे हैं, तो करीब आधे सिविलियंस और आधे आतंकी मारे जाते हैं। तो अगर आपको 2 लाख आतंकी मारने, यानी कि आपको करीब 4 लाख लोगों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, और अब बात देश की एक बड़ी खबर की। आज एक बड़ा फैसला आया, समलैंगिक शादी को ना। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आया कि समलैंगिक अपनी शादी की मांग कर रहे थे। उनकी मांग थी कि हमें भी देश में शादी का अधिकार दिया जाए, हमें भी रहने की आजादी है, तो हमारा एक राइट है कि हमें शादी का भी अधिकार दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट से क्या आज फैसला आया, जरा रिपोर्ट देखिए। कुछ ना कुछ हमारे पक्ष में आया है, हम खाली हाथ नहीं। अब आगे क्या? अब आगे यही कि हम जैसे आप जी रहे हैं, हम लोग भी खुले में जी पाए। शादी करना चाहता हूँ, ये मेरी ह्यूमन राइट्स है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, तो हमें सुप्रीम कोर्ट को तो देना ही पड़ेगा। हमें दिखाइए इक्वालिटी कहाँ पर है। देश का लंबा इंतजार खत्म हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया। यह फैसला किसी के लिए खुशी तो किसी के लिए गम लेकर आया, लेकिन जिसके लिए गम था उसके लिए उम्मीदें भी छोड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकों को शादी की इजाजत देने से इनकार कर दिया, इसे गैर संवैधानिक बताया, इसे मूलभूत अधिकारों से बाहर रखा, लेकिन इतना जरूर कहा कि इस बारे में सरकार विचार करे, क्योंकि कानून की व्याख्या का अधिकार कोर्ट को है, कानून बनाने का अधिकार केवल संसद और सरकार को है। जो लीगलाइज की जो फाइट है या जो लड़ाई है, ये थोड़ा टाइम लेगी, क्योंकि कुछ बदलाव, बड़ा बदलाव सोसाइटी में लाने के लिए थोड़ा सा सब्र तो करना ही पड़ता है। हमारी जंग जो है वो जारी है, हमें लड़ते रहना है। हर किसी का रवैया जो है, जो हमारे खिलाफ थे, उनका रवैया जो है वो एक दिन में बदलने नहीं वाला है। हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत है ताकि हम लोगों को ये बता पाएं कि प्यार आखिर में प्यार जीतता ही है। होप्स थी कि थोड़ा तो ऑल्ट्रेशन होके हमारे तरफ फेवर में आ जाएगा, ऐसे नहीं था कि पूरा निराश होके हम जाएंगे, बट एज वी से कि हम पहले से अभी भी करेंगे और करते ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट नहीं तो विल गो टू पार्लियामेंट एंड विल फाइट। स्ट्रगल यहाँ खत्म नहीं होता है। हमें अगर आज मिल भी जाता तब भी हमारा स्ट्रगल खत्म नहीं होता। वो एक विन होता, बट स्ट्रगल खत्म नहीं होता, तो स्ट्रगल तो चलता रहे। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में, और यह पूरी याचिका जस्टिस चंद्रचूड़ सीजेआई के नेतृत्व में 5 जजों की यह बेंच थी।
सुप्रीम कोर्ट से समलैंगिक शादी की मांग की गई थी कि समलैंगिकों को अधिकार दिया जाए। स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव की मांग की गई थी। स्पेशल मैरिज एक्ट होता है जो अलग अलग धर्मों के लोग जिस एक्ट के तहत शादी करते हैं, वो स्पेशल मैरिज एक्ट होता है, और कहा गया था इसमें हमें भी अधिकार दिया जाए ताकि समलैंगिकों को शादी की कानूनी माने। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में 21 याचिकाएं डाली गई। इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार भी पक्षकार थे। सुप्रीम कोर्ट ने मई में इस पर सुनवाई पूरी कर ली थी। 10 दिन की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया, यानी फैसला सुरक्षित कर लिया। 5 जजों की संविधान पीठ ने आज फैसला सुनाया। 5 जजों की संविधान पीठ का 3-2 से फैसला आया। बेंच की अध्यक्षता खुद सीजेआई चंद्रचूड़ साहब कर रहे थे। सरकार ने समलैंगिक शादी का विरोध किया था। सरकार ने कहा था कानून बनाना संसद का काम है। सुप्रीम कोर्ट